विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी, संगठन मंत्री अर्जुन जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण के निमित्त यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभाव और बहनों, आज अपना यह स्वतंत्रता का दिन है। 73 वर्षों का इतिहास हमारा पूरा हो गया। 74वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और अगले वर्ष भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। चौदह और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश के स्वतंत्र होने की घोषणा हुई। और स्वतंत्र हुआ यानी क्या हुआ? तो यूनियन जैक नीचे आया, तिरंगा झंडा ऊपर गया, वायसराय से हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भारत की सत्ता आई। एक प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और यही इस देश की आज़ादी हो गई। और इस देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष पूरे हो गए। हम सब विद्यार्थी हैं और आज का विद्यार्थी आने वाले कल का इस देश का एक बहुत जिम्मेवार नागरिक होना है। देश के संचालन का दायित्व हमारे कंधों पर आना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस स्वतंत्रता से जुड़े हुए कुछ बातों के बारे में हमको विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात, स्वतंत्रता के लिए हमने क्या खोया और स्वतंत्रता के इस दिन के अवसर पर हमको किस बात का विचार करना है, संकल्प करना है, मन बनाना है। ये जो आज़ादी की लड़ाई है, ये केवल ब्रिटिश शासन से मात्र नहीं है, 150, 200, 250 वर्षों की नहीं है। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई 2300 वर्षों से है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। कुछ कालखंड ऐसा आया कि हम स्वतंत्र हो गए, कुछ कालखंड ऐसा आया कि परकी लोगों ने पूर्ण रूप से हमको अपने अधीन रखा। लेकिन कोई भी कालखंड नहीं गया, भारत का कोई भी कोना नहीं गया जब हमने आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं किया हो। हमने मन से कभी भी हार नहीं मानी, गुलामी को मन से स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों से संघर्ष तो आज़ादी का आखिरी संघर्ष है और कुछ मायने में हमको और भी संघर्ष करना है। लेकिन यह अंग्रेजों से संघर्ष एक प्रकार से आज़ादी का यह आखिरी संघर्ष था। क्या चला गया हम जब इसका विचार करें तो, क्योंकि वर्ष भर में ये एक ही दिन आता है जब हमको इस बात का जरूर स्मरण करना चाहिए, वैसे तो सदैव ही मन में रखनी चाहिए। भारत कभी कितना लंबा चौड़ा देश था, क्रमशः कैसे छोटे छोटे टुकड़े होकर के भारत से अलग होते चले गए, जिसको आज हम अफगानिस्तान कहते हैं। कभी हमारा कांधार था, वो भारत का हिस्सा था। नेपाल कभी भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत का हिस्सा था, 1935 में गया। जिसको आज म्यांमार बोलते हैं, ब्रह्मदेश भारत का हिस्सा था, कट करके अलग हो गया।
आखिर में पाकिस्तान के रूप में आधा बंगाल गया, आधा पंजाब गया, पूरा सिंध बलूचिस्तान गया, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चला गया, बहुत लंबी चौड़ी जमीन चीन के कब्जे में चली गई। धीरे 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 बहुत सारे टुकड़े कट कट करके अलग होते चले। आज हम राष्ट्रगान तो बोलते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। पंजाब पूरा नहीं है, बंगाल पूरा नहीं है, सिंध तो बिल्कुल भी नहीं। 15 अगस्त के दिन जब हम आजादी की बात कर रहे हैं, हमारे मन में रहना चाहिए कि ये जो हिस्से देश से कट करके अलग हो गए, कैसे वापस हमारे हो सकते हैं। मैं जब ये बात कर रहा हूं कि कैसे वापस हमारे हो सकते हैं, या आप जब इसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति के सामने करें, लोग कहेंगे ये पागल आदमी है। अरे जो चला गया कोई मिलने वाला है क्या? गया, सिंध गया, बंगाल गया, पंजाब गया, पाकिस्तान को मिलने वाला है क्या? लेकिन इन दिनों में एक थोड़ी सी सुगबुगाहट चल रही है, आपको ध्यान में आएगा। पीओके वापस आना चाहिए। अब तक हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज देश के ध्यान में आया है। आज ऐसी परिस्थिति बन रही है, पीओके शायद कल हमारा हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कल तक तो जम्मू कश्मीर भी बचेगा कि नहीं बचेगा ऐसी असमंजस में थे, लेकिन आज पीओके भी वापस आना है। आज ये चर्चाएं विश्व रंगमंच पर शुरुआत हो गई। लेकिन मैं दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी नाम का एक देश 2 टुकड़ों में बंट गया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी। बर्लिन नाम के शहर में बीच में दीवार खड़ी कर दी गई थी, ऊंची, लंबी, चौड़ी, मोटी दीवार। एक तरफ रूस का समर्थन, एक तरफ अमेरिका का समर्थन। इतनी कड़े कानून, इतनी कड़ाइयां की सोच नहीं सकता कोई। क्या जर्मनी एक हो सकता है? लेकिन जर्मनी के रहने वाले लोगों के मन में था जर्मनी एक होना चाहिए। राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया, दीवार हट गई, जर्मनी एक हो गया। कल तक जो असंभव लगता था वो संभव हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं सेटल्ड फैक्ट, ये स्थापित सत्य है। ये स्थापित सत्य हम सब के दिमाग में बिठा दिया है कि कभी गई हुई धरती वापस आ सकती है क्या? जर्मनी ने सिद्ध करके दिखा। जर्मनी से भी ज्यादा कठिन, जर्मनी से भी पुरानी समस्या इस दुनिया के अंदर इजराइल नाम के छोटे से देश की थी। लगभग 1850 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी बात हो गई। इजराइल के रहने वाले यहूदियों को इजराइल से बाहर निकाल दिया। दुनिया भर में भटकने लग गए, अनेक देशों में शरणार्थी बन करके रहे, दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के नागरिक के रूप में रहे। नारकीय जीवन उन्होंने व्यतीत किया। केवल उनके अनुसार, इजराइल के यहूदियों के अनुसार, एक भारत ऐसा देश है
जहां हमको सम्मान मिला, जहां हमको स्नेह मिला, जहां हमारी सब व्यवस्था हुई। कितने साल? 1800 साल निकले। आप कल्पना कीजिए 1800 साल में कितनी पीढ़ियां निकल गई, कितने नेतृत्व बदल गए। 1800 वर्षों का इतिहास कम नहीं होता है, लेकिन 1800 वर्षों के बाद परिस्थिति बदली। इजराइल के लोगों को अपनी धरती वापस मिली। इजराइल उनका हो गया। क्यों मिली, कैसे मिली, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है? एक बड़ा कारण यह था, इजराइल के लोगों के मन में था हमको हमारा यरूशलेम मिलना चाहिए, और इसलिए पत्र के अंदर, व्यक्तिगत मिलते समय, ऐसे संबोधनों के अंदर हमारा अगले वर्ष हम यरूशलेम में मिलेंगे, या आपस में वो बात करते। मन में था हमारा इजराइल हमको मिलेगा। सेटल्ड फैक्ट, कभी मिल नहीं सकता, उसको नकार दिया, असंभव को संभव कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पाकिस्तान को गए हुए तो 73 साल ही हुए। जब पीओके की बात चल सकती है तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा इतना सा आग्रह है, इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक भाव रहना चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए। वो धरती हमारी थी, वो हमको वापस मिलनी चाहिए, वो वापस हमको मिलनी चाहिए, मिलेगी, ये विश्वास मन में चाहिए, ये संकल्प मन में चाहिए। प्रत्येक नागरिक को ये अगर विश्वास है तो कोई न कोई योग बनेगा। यहां एक विषय है, 1947 के दिन जब आज़ादी हुई, आज 73 वर्षों के बाद जो चला गया उसका हमको स्मरण रहे, और जो हमको पाना है उसके बारे में हमारे मन में इच्छा शक्ति रहे, संकल्प रहे। एक दूसरी बात की चर्चा करता हूं। ये 15 अगस्त का दिन है, और स्वाभाविक रूप से आजादी के आंदोलन में जिनका भी योगदान हुआ, एक लंबे कालखंड में हमारे क्रांतिकारी, इस देश का नेतृत्व करने वाले, अब हम नाम गिन नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ नाम सबकी जुबान पर है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष बोस आदि आदि बहुत सारे नाम हैं, सबकी जुबान पर है। कितने कितने लोगों का योगदान रहा किसी को पता ही नहीं। कुछ तो अज्ञात हो गए, लोगों को पता ही नहीं है कि उनका योगदान था, चले गए। लेकिन आज के अवसर पर हम सबका नैतिक दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है कि आज़ादी के आंदोलन में जिनका योगदान रहा उनको हम स्मरण करें, अथवा स्वतंत्रता सेनानियों का हम सम्मान करें। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया, और आज़ादी के आंदोलन में योगदान देने के कारण से जिनका सर्वस्व लुट गया, निकृष्ट जीवन भी जीवन जीना स्वीकार कर लिया मजबूरी के अंदर, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं हटा।
मैं ऐसे एक वर्ग की छोटी सी स्मृति, छोटी सी कथा आपको याद दिलाने के उद्देश्य से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में आज भी कई जातियां ऐसी हैं जिसके लिए शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, ये डीएनटी जातियां हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। हिंदी में शब्द है ये विमुक्त जातियां हैं। अब ये डीएनटी विमुक्त का मतलब क्या हुआ? तो मुगल काल में भी और बाद में ब्रिटिश काल में भी, जैसा मैंने कहा कि हमने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, निरंतर संघर्ष किया, तो उसमें से कई जातियां ऐसी थी 1857 की क्रांति में भी, या तो जिन्होंने भारत के क्रांतिकारियों के लिए गुप्तचरी करने का काम किया, भारत के क्रांतिकारियों के लिए संदेशवाहक बनने का काम किया, भारत के क्रांतिकारियों के लिए हथियार बना करके देने का काम किया, भारत के क्रांतिकारियों के लिए के साथ खड़े होकर के एक के विरुद्ध एक लड़ करके और संघर्ष में अपना योगदान दिया, ऐसी बहुत सारी जातियां थी। 1857 की क्रांति को तो अंग्रेज ने दबा दिया। दबाने के बाद उनको ध्यान में आया कौन कौन ऐसे लोग, वर्ग, जातियां ऐसी थी जिन्होंने संघर्ष किया, उनको नियंत्रण मिला। और उनको नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने एक कानून बना, आपराधिक नियंत्रण अधिनियम, क्रिमिनल एक्ट बना दिया। एक प्रकार का वो काला कानून था। और उस कानून में क्या किया, हर एक राज्य को कहा जिन्होंने जिन्होंने आपके राज्य में रहने वालों ने ऐसा ऐसा किया, उन सबको आपराधिक लिस्ट में चढ़ा दो। अनेक जातियों को, सैकड़ों जातियों को पूरे देश भर के अंदर उस एक्ट के अंतर्गत आपराधिक घोषित कर दिया। और आपराधिक घोषित करने का मतलब क्या हुआ? पूरी की पूरी जाति ही आपराधिक हो गई। उस जाति में जन्म लेने वाला शिशु जिसकी उम्र आज कुछ घंटे हैं, वो अपराधी। उसके माथे पर दाग देते थे सिक्का, मैं अपराधी हूं, मेरा बाप चोर है, अपराधी है। और कोई भी किसी भी गांव में ये पाए गए, उस गांव की खैर नहीं है, ये लोग भाग भाग करके घने जंगलों में चले गए। जो पकड़ में आ गए उनके लिए सेटलमेंट बनाए, एक तारबंदी, बाड़ाबंदी कर दी, तुम इसी में ही रहो। उनको थाने में जाने का अधिकार नहीं, न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं, प्रतिदिन हाजिर लगाओ। ऐसी बहुत सारी जातियां थी। ये शिक्षा से वंचित हो गए, रोजगार से वंचित हो गए, सामाजिक सम्मान से वंचित हो गए, यहाँ की नागरिकता से वंचित हो गए, यहाँ के संस्कारों से वंचित हो गए, हर दृष्टि से उपेक्षित हो गए। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, घने जंगल में रहता है, अपराध के ही रास्ते पर वो आगे बढ़ेगा। उसकी नियति में वही है। 1947 आ गया, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। 4-5 वर्ष के बाद भारत सरकार को सुध हुई और तब उन्होंने 1952 में, यानी 1871 में कानून बनाया था। 1952 में कानून बना करके ये जो नोटिफाइड जातियां हैं, हम इनको डी नोटिफाइड करते हैं, अपराध से मुक्त जाति घोषित करते हैं। वो सेटलमेंट के तारों को काट करके जाओ आप मुक्त हो। कानून ने तो उनको मुक्त कर दिया, लेकिन पुलिस की नजर में वो अपराधी, प्रशासन की नजर में वो अपराधी, और आप और हम तथा कथित सभ्य समाज के लोगों में वे अपराधी ही बने रहे और आज भी है। ये जातियां कौन हैं? ये सांसी जाति है, ये नट जाति है, ये कंजर जाति है, ये बेड़िया जाति है, ये ग्वारिया जाति है। कितनी जातियां।
आज कैसा जीवन जीने को मजबूर है। इनका एकमात्र दोष यही था, आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन हम सभी सभ्य समाज के माथे पर अपराध का बहुत बड़ा कलंक है कि जिन्होंने हमारे लिए किया, उनके वंशज जिन्होंने राणा प्रताप के साथ में चित्तौड़ छोड़ा, वो गाड़ियां लोहार फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। आपकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, कम से कम सामाजिक सम्मान तो दें, कम से कम अपने मन में रखें तो सही ये भाव कि नहीं, ये वो जातियां हैं जिन्होंने आज़ादी के काल में और संघर्ष में योगदान दिया। एक दूसरी बात, एक तीसरी बात आपसे निवेदन करनी थी। स्वतंत्रता दिवस है ना, ये स्वतंत्रता यानी क्या? स्वतंत्र। क्या हमारा तंत्र में स्व है क्या? 73 वर्षों के बाद भी क्या हमारे तंत्र में स्व आया है क्या? भाषा में स्व नहीं है। हमारी भाषा खिचड़ी हो गई। हमारी जो मातृभाषाएं हैं ये सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं। कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है, हिंदी है, सब राष्ट्रीय भाषाएं, पंजाबी है, गुरुमुखी है, सब। लेकिन अंग्रेजी का बोल रहा है। और माफ करना, दुनिया में आगे बढ़ने वाला कोई भी देश अंग्रेजी के ऊपर निर्भर नहीं रहा। चाहे भले वो चीन हो, चाहे भले वो भूतपूर्व रशिया हो, चाहे भले और हो, जापान हो, भारत में भाषा में स्व अभी तक नहीं आया। भूषा वेश में अभी तक स्व नहीं आया। खान पान में स्व नहीं दिखता। पहली बार 73 वर्षों के बाद शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के नाम पर स्व आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया, जो शिक्षाविद कहते थे, जो न्यायविद कहते थे कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं था। आज प्रतियोगी प्रशासनिक परीक्षाओं में भी हिंदी को मान्यता मिली है। आज रेलवे ने भी हिंदी को मान्यता दी है। आज बैंक ने भी हिंदी को मान्यता दी है, लेकिन हिंदी को मान्यता तो मिल गई, हिंदी को स्थान नहीं मिला, हिंदी को सम्मान नहीं मिला। आज भी 4 वाक्य अंग्रेजी के बोल करके अपने आप लोग 30 मार्क का समझते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं उनके मन में हीन भावना आ जाती है। भाषा में स्व है क्या? शिक्षा में स्व है क्या? आयुर्वेद को सम्मान नहीं है, चिकित्सा में स्व नहीं है, आयुर्वेद को सम्मान नहीं है। पहली बार कोई आयुष के नाम से मंत्रालय बना है, कम से कम एक ध्यान केंद्रित हुआ है आयुर्वेद। यह जो आत्मनिर्भर भारत है यही स्वतंत्र है। स्वतंत्र आत्मनिर्भर एक ही भाव है। पहली बार रक्षा मंत्रालय ने कहा है ये इतनी प्रकार की चीजें हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश में बनाएंगे। ये आत्मनिर्भरता यानी ये स्वतंत्र है। क्षमा करना, मैं भी शामिल हूं। हमारे पास मोबाइल है ना, कितने वर्ष हो गए, करोड़ों मोबाइल भारत में काम आते हैं। आज कोई ऐसी कंपनी नहीं है भारत की विशुद्ध जो अच्छा मोबाइल बना सके, दुनिया के अंदर मानक हो। क्यों? कभी दिमाग में आया ही नहीं। अच्छी कार भारत में बन सके, कभी दिमाग में आया ही नहीं। छोटे छोटे देश कोरिया जैसे अच्छी से अच्छी चीजें बना करके दुनिया को बेचते हैं, और भारत, आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, कच्चा माल जाता है, तैयार बन करके हमारे यहाँ पर बिकने को आता है। ये जो तंत्र है, ये तंत्र अपना विकसित होना चाहिए। आजादी के 73 वर्षों के पश्चात में भी स्वतंत्र नहीं बन पाया। बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मैं
अपनी बात को समाप्ति के साथ में एक छोटा सा आग्रह आप सबसे करता हूं। स्वतंत्र बनना चाहिए, लेकिन बहुत एक आसान है कहना, हमको उस आसान रास्ते पर नहीं चलना। ये तो सरकार का काम है, ये हमारी मेंटेलिटी बन गई। हम तो वार्ड मेंबर बना चुन करके भेज दो, नाली साफ कराने का काम वार्ड मेंबर का है, गंदगी फैलाने का काम हमारा है। इस शासन के भरोसे हर चीज का विचार करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। शासन को जो करना है वो शासन करने का, लेकिन इस देश के जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं क्या कर सकता हूं? चैरिटी बिगेन होम, चैरिटी बिगेन एट होम। मैं अपने से क्या कर सकता हूं? इस स्वतंत्र के अंदर, इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के अंदर मेरा क्या योगदान हो सकता है, उसके बारे में मुझे विचार करना है। और मैं समझता हूं कि यह जो विचार करना है, यह अगर हमने प्रारंभ किया तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। आज जिस देश ने इस प्रकार का विचार करना प्रारंभ किया, भारत के कुछ महीनों के बाद आजाद होने वाला इजराइल भारत से कई आगे बढ़ गया, कई कदम आगे बढ़ गया। हमको विचार करना है, हर व्यक्ति को विचार करना है, हम अपने बारे में विचार करें, शासन पर निर्भर न रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसका संकल्प लें। मैं समझता हूँ यह करने से ही हमारे स्वतंत्रता दिवस को मनाना यह सार्थक होगा। इतनी 3-4 बातें निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त